नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार यानी कि केंद्र सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि केंद्र सरकार क्या होती है, किस तरह कार्य करती है, इसमें कौन कौन अधिकारी होता है। तो सभी के बारे में एक एक करके हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो केंद्र सरकार होती है वही हमारी क्या होती है, भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, केंद्र सरकार के नाम से जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि आखिर सरकार क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरकार का अर्थ यानी कि सरकार का क्या अर्थ होता है। तो सरकार का जो अर्थ होता है वह है, राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो एक मूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो राज्य होता है यानी कि कोई भी क्षेत्र होता है, वहाँ की जो जनता होती है उनके प्रति, उनके अंदर जो भावनाएं होती हैं, उनके मन में जो भावनाएं होती है अपने राज्य के प्रति या फिर अपने क्षेत्र के प्रति, उन वो भावनाएं कैसी होती है, अदृश्य और अमूर्त होती है यानी कि वह दिखाई नहीं देती। अदृश्य और अमूर्त का मतलब वह भावनाएं हमें दिखाई नहीं देती। तो उन भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान करना यानी कि दिखने वाला जो रूप होता है, दिखने वाला रूप प्रदान करना यानी कि उसको नाम देना, उस क्षेत्र को किसी तरह का नाम देना, यानी जिस संस्था के द्वारा वह नाम दिया जाता है या फिर जिस संस्था के द्वारा उसको मूर्त रूप प्रदान किया जाता है उसी को किस नाम से जानते हैं, हम सरकार के नाम से जानते हैं। यानी कि उसी को क्या कहते हैं, सरकार। अर्थात उस क्षेत्र को किसी भी तरह का कोई भी नाम देना पर्टिकुलर, और वहाँ की शासन व्यवस्था को देखना या फिर चलाना, वह किसका काम होता है, सरकार का काम होता है। ठीक है। तो सरकार की एक परिभाषा देखने को मिलती है हमें यहाँ पर। तो सरकार की जो परिभाषा होती है वह परिभाषा किसने दी है, गार्नर महोदय ने दी है। किसने दी है, गार्नर महोदय ने दी है। तो देखते हैं गार्नर महोदय क्या कहते हैं सरकार के बारे में। गार्नर महोदय कहते हैं कि सरकार वह मशीन या अभिकरण है, सरकार वह मशीन या अभिकरण है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती हैं, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। वही क्या है, हमारी सरकार होती है। यानी कि गार्नर महोदय कहते हैं कि सरकार एक तरह से एक मशीन की तरह कार्य करती है, किसी उपकरण की तरह कार्य करती है, जिसके माध्यम से उस क्षेत्र के या फिर उस राज्य के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है या फिर उनको रूप प्रदान किया जाता है। वहाँ की जो शासन व्यवस्था होती है उनको निर्धारित किया जाता है, यानी कि वहाँ की नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। उस क्षेत्र के सामान्य जो मामले होते हैं उनको निर्धारित किया जाता है और उनके हितों को उन्नत किया जाता है, यानी हितों को आगे बढ़ाया जाता है। तो ऐसा कहना है हमारे गार्नर महोदय का। ये सरकार की परिभाषा देते हैं। सरकार के अंग, सरकार के जो अंग होते हैं वह सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं सरकार के, 3 अंग होते हैं। तो देखते हैं सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं, 3। तो सबसे पहले जो अंग होता है सरकार का वह होता है व्यवस्थापिका। कौन सा होता है, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका व्यवस्थापिका के बाद आता है कार्यपालिका। दूसरा जो आता है वह आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका कार्यपालिका के बाद जो आता है तीसरा हमारा वह आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका। तो इन तीनों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे, यानी कि ये किस तरह से कार्य करते हैं। यानी कि जो हमारी सरकार होगी वह इन 3 अंगों से मिलकर के चलती है और ये 3 अंग मिलकर के कार्य करते हैं, तभी जाकर के हमारी सरकार सही तरीके से कार्य कर पाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ये व्यवस्था क्या होती है, इसका क्या रोल होता है, किस तरह से इसका गठन होता है। तो सबसे पहले आती है हमारी व्यवस्थापिका। तो जो व्यवस्थापिका होती है इसका गठन किया जाता है, इसका गठन 2 रूप में किया जाता है, 2 स्तर पर किया जाता है। कितने स्तरों पर, 2 स्तरों पर। 2 स्तरों पर इसका गठन किया जाता है, किसका, व्यवस्थापिका का। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं 2 स्तर। तो पहला आता है संघीय व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका। और जो दूसरा आता है इसका वह होता है राज्य व्यवस्थापिका। राज्य व्यवस्थापिका।
तो ये जो व्यवस्थापिका होती है इसका कार्य क्या होता है कि राज्य की या फिर सरकार की व्यवस्थाओं को देखना, व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना, यही कार्य किसका होता है, व्यवस्थापिका का होता है, जिसका गठन 2 स्तरों पर किया जाता है। एक तो संघीय व्यवस्थापिका और एक होती है राज्य व्यवस्थापिका। जो राज्यों में कार्य देखती है वो राज्य व्यवस्थापिका और जो संघों में कार्य देखती है वह होती है संघीय व्यवस्थापिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें संघीय व्यवस्थापिका। किसको लेंगे, संघीय व्यवस्थापिका को। तो संघीय व्यवस्थापिका को देखते हैं हम किस तरह से कार्य करती है संघीय व्यवस्थापिका। तो देखो जो संघीय व्यवस्थापिका होती है इसी को किस एक नाम और दिया जाता है जिसको संसद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, संसद के। व्यवस्थापिका इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, संसद हो जाता है। तो देखते हैं ये किस किस से मिलकर के बनी होती है। जो संघीय व्यवस्थापिका होती है ये किस किस से मिलकर के बनी हुई थी। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा राष्ट्रपति। कौन आता है, राष्ट्रपति। दूसरा आता है लोकसभा, लोकसभा। और जो तीसरा होता है इसका वो होता है राज्यसभा, राज्यसभा। यानी कि जो संघीय व्यवस्थापिका होती है हमारी वह भी कितने पार्टों में बटी होती है, 3 पार्टों में बटी हुई होती है। सबसे पहला आता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों को मिलाकर के क्या बनती है, हमारी संघीय व्यवस्थापिका बनती है, या फिर कह सकते हैं हम संसद का गठन किया जाता है। तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारी संसद बनाते हैं। तो अब सबसे पहले लेते हैं हम इसमें लोकसभा को, इसको लेते हैं लोकसभा को। तो ये जो लोकसभा है इसका गठन अनुच्छेद 81 में किया गया है। यानी कि जो लोकसभा है इसका जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है वह मिलता है हमें आर्टिकल 81 में। तो लोकसभा के कुछ उपनाम देखने को मिलते हैं हमें। तो उपनाम देखते हैं इसके कौन कौन से होते हैं। तो लोकसभा के कुछ उपनाम है वह है निम्न सदन। कौन सा, निम्न सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन, अस्थायी सदन। तो इस प्रकार से हमें इसके कुछ उपनाम देखने को मिलते हैं, निम्न सदन, प्रथम सदन और अस्थायी सदन। इसके बाद बात आती है इसके जो सदस्यों का चुनाव होता है वो किस प्रकार से होता है। तो चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया, जो चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है वह कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसके जो सदस्यों का चुनाव होता है वह होता है, कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा। यानी कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है वह जनता डायरेक्ट करती है वयस्क मताधिकार के आधार पर। यानी कि जो भी व्यक्ति वोट डालने का अधिकारी होता है जिसकी भी एज 18 साल से ऊपर हो जाती है वह अपना वोट डाल करके लोकसभा के सदस्यों का क्या करता है, चुनाव करता है। अब बात आती है जो लोकसभा में सदस्य होते हैं कितने होते हैं, सदस्य, यानी कि कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो सदस्यों के बारे में बात करते हैं। वह मूल संविधान में सदस्यों की संख्या जो थी वह 500 निश्चित की गई थी। कितनी, 500 फिक्स की गई थी। यानी कि मूल संविधान में कहा गया था कि जो लोकसभा होगी उसके 500 सदस्य होंगे। लेकिन बाद में कुछ परिवर्तन करके, बाद में संशोधन करके इनकी जो संख्या थी वह 552 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी, 552 कर दी गई थी। और लेकिन वर्तमान में जो सदस्य संख्या है इसकी लोकसभा की वह है वर्तमान सदस्य
जो वर्तमान में सदस्य संख्या है वह है 545। 545 कुछ क्षेत्रों में चुनाव नहीं हो पाए थे, जिस कारण से लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वह अभी वर्तमान में 545 है। जो ये 552 सदस्य होते हैं, इसके 552 जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव किया जाता है वह अलग अलग क्षेत्रों से चुन करके आते हैं। ये 552 अलग अलग क्षेत्रों से चुन करके आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कौन से क्षेत्र से कितने चुन करके आते हैं। यानी कि राज्यों से, सबसे पहले राज्यों से, तो राज्यों से तो आते हैं ये 530 सदस्य चुन करके। कितने आते हैं? 530 सदस्य जो होते हैं वे राज्यों से चुन करके आते हैं। इसके बाद आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेशों से। तो केंद्र शासित प्रदेशों से जिनकी जो संख्या है वह है 20। कितनी? 20। अब कितने हो गए? 550 हो गए। तो 550 बचे 2, तो 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय। कौन? आंग्ल भारतीय। तो राष्ट्रपति के द्वारा 2 आंग्ल भारतीय नियुक्त किए जाते हैं, यानी मनोनीत किए जाते हैं। इनका चुनाव नहीं होता, इनको डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो ये है हमारे सदस्यों की संख्या। यानी मूल संविधान जो था उसमें 500 निर्धारित की गई थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, कुछ क्षेत्र बढ़े, उनके आधार पर फिर इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके इनकी जो संख्या कर दी गई वह कर दी गई 552 कर दी गई। और वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वह 545 है। जो 552 सदस्य हमारे चुने जाते हैं उनका चुनाव होता है 530 सदस्य तो राज्यों से चुने जाते हैं, यानी भारत के जितने भी राज्य हैं उनसे 530 सदस्य चुने जाते हैं। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी जिनको कहते हैं, उनसे 20 सदस्य चुने जाते हैं। और इसके बाद 2 आंग्ल भारतीय वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद आती है सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता यानी कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होना आवश्यक होती हैं। तो योग्यताओं में देखते हैं हम। सबसे पहले आता है हमारा भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति लोकसभा सदस्य बनना चाहता है वह क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, यानी कि कहीं पर पहले से किसी डिपार्टमेंट में जॉब नहीं करता हो, सरकारी जॉब पर नहीं हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। इसके अलावा आते हैं उसकी जो न्यूनतम आयु है वह कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। यानी कि न्यूनतम जो आयु है उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। और किसी भी न्यायालय के द्वारा वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। यानी कि किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो। तो ये होती है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो उसकी, और किसी भी न्यायालय के द्वारा उसको पागल या दिवालिया घोषित नहीं ठहराया गया हो, वह व्यक्ति क्या होता है? लोकसभा सदस्य बन सकता है। अब देखते हैं लोकसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है। कार्यकाल ऐसे तो इसका कार्यकाल नॉर्मली तो होता है 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष तक। यानी कि अगर सही तरीके से कार्य चलता रहा तो ये कितने साल कार्य करेगा? 5 वर्ष तक कार्य करेगा। लेकिन
अगर सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है तो मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर यानी कि मुख्यमंत्री के कहने पर इसको राष्ट्रपति पद से हटा सकता है इनको, यानी कि लोकसभा को पूरी तरह से भंग कर सकता है। जैसे मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, यानी मुख्यमंत्री जब कहेगा किससे, राष्ट्रपति से, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है, पहले भी भंग किया जा सकता है। यानी कि अगर मुख्यमंत्री सिफारिश करेगा या मुख्यमंत्री कहेगा तो राष्ट्रपति इसको समय से पहले भी यानी 5,000 से पहले भी इसको भंग कर सकता है, किसको, लोकसभा को। ऐसा कितनी बार हुआ है अभी तक? ऐसा अभी तक 9 बार हो चुका है। कैसा कि इसको समय से पहले भंग किया गया हो, ऐसा अभी तक 9 बार हुआ है, जब लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया गया था। अधिवेशन, लोकसभा का अधिवेशन। तो अधिवेशन क्या होता है? अधिवेशन का मतलब होता है इसकी बैठकें या फिर इसकी मीटिंगें, यानी कि लोकसभा की बैठकें। तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो अधिवेशन बुलाता है, राज्यसभा दोनों का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और यही इसको क्या करता है? स्थगित भी करता है, यानी पोस्टपोन भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो इसकी बैठकें होती है यानी जो इसका अधिवेशन होता है वह एक अधिवेशन में 6 माह से अधिक ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। कितना? 6 माह, यानी कि 2 मीटिंगों के बीच में, 2 अधिवेशनों के मध्य, 2 अधिवेशनों में 6 माह से अधिक का टाइम नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक समय नहीं हो। यानी जो लोकसभा की बैठकें होंगी वह 6-6 महीने के अंतराल पे होती है, 6 महीने से ज़्यादा का उनमें गैप नहीं हो सकता। ये होता है इसका अधिवेशन। इसके बाद आते हैं लोकसभा के पदाधिकारी। तो पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। कौन कौन होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो देखो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं इनका जो चुनाव किया जाता है या फिर बनाए जाते हैं, जो लोकसभा सदस्य चुन करके जाते हैं, यानी जनता के द्वारा जो चुनाव प्रक्रिया की जाती है, चुनाव डाला जाता है, यानी तो उनमें से ही लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। यानी जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुन करके लोकसभा में भेजे जाते हैं वह अपने में से ही एक को अध्यक्ष बनाते हैं और एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सदस्यों द्वारा स्वयं अपने में से ही सदस्यों द्वारा अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और इनको पद से भी हटाया जा सकता है। किसको? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से भी हटाया जा सकता है। अगर मान लो एक सही तरीके से कार्य नहीं करें तो इनको पद से भी हटाया जा सकता है, पद से भी हटाया जा सकता है।
लेकिन इनको पद से हटाने से पहले इनको 14 दिन पहले सूचना देनी होती है कि आपको पद से हटाया जाएगा या फिर इनको जो कारण होगा वह बताया जाएगा। जिसकी सूचना इन्हें 14 दिन पहले दी जाती है। 14 दिन पहले दी जाती है, यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, इनको अगर पद से हटाना है तो इनको उसकी सूचना 14 दिन पहले देनी पड़ती है। इसके बाद आता है लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ। तो लोकसभा अध्यक्ष के जो कार्य और शक्तियाँ होते हैं वह होते हैं कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जितनी भी बैठकें होंगी उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और सभी कार्यक्रमों को सुनिश्चित करेगा, यानी कि बैठकों के दौरान या फिर लोकसभा में क्या क्या कार्यक्रम होंगे उनका जो समय निश्चित करेगा वह कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही उनको निश्चित करता है। यहाँ तीसरा जो कार्य होता है इसका, ये जांच करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, यानी कि कोई भी बिल जो पास किए जाते हैं उनमें से कौन सा बिल धन विधेयक है या फिर कौन सा धन विधेयक नहीं है। तो इसकी पुष्टि कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। इसके बाद जो चौथा कार्य आता है इसका, वह आता है कि जो संसद होती है हमारी, संसद और राष्ट्रपति के मध्य पत्र व्यवहार का कार्य करता है। यानी कि संसद से जो भी सूचनाएं राष्ट्रपति तक पहुंचानी होंगी वह कौन पहुंचाता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही पहुंचाता है। किसके माध्यम से? पत्रों के माध्यम से। और जो भी आदेश राष्ट्रपति देता है संसद के लिए उनको कौन लेके आता है? लोकसभा अध्यक्ष ही संसद तक लेके आता है और संसद में उनको पारित करता है। तो ये होते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ। इसके बाद आती है हमारी राज्यसभा। कौन आती है? राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है उसके जो उपनाम है, यानी कि और नामों से इसको जाना जाता है, उनमें आते हैं द्वितीय सदन, उच्च सदन और स्थायी सदन। तो इसको स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको भंग नहीं किया जाता, इसका जो कार्यकाल है वो कंटिन्यू चलता रहता है, जो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है। जो इसके सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इनका जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा नहीं किया जाता, अप्रत्यक्ष रूप से इनको चुना जाता है। और जो इसमें सदस्यों की जो संख्या होती है, राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वह अधिकतम कितनी हो सकती है? 250 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? अधिकतम 250 तक हो सकती है। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245 है। वर्तमान में कितनी है? 245 है। जो कहाँ से चुन कर आए थे? जिसमें से 233 तो कहाँ से चुने गए थे? राज्य विधानमंडलों से। कहाँ से? राज्य विधानमंडलों से। और जो 12 सदस्य होते हैं, जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए थे, यानी कि राष्ट्रपति उनको डायरेक्ट चुनता है। तो जो राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को चुनता है, तो ये 12 सदस्य जो होते हैं ये किसी कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, मतलब अपने किसी भी क्षेत्र में विशेष स्थान रखते हों, उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति यहाँ पर मनोनीत करता है और वह डायरेक्ट किसके सदस्य बन जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। राज्यसभा सदस्यों की योग्यता वह होती है भारत का नागरिक हो, यानी राज्यसभा सदस्य बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसके साथ ही वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। उसकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा वाले के लिए कितनी होनी चाहिए थी? 25 वर्ष। तो दोनों में यहाँ पे डिफरेंट है, बाकी सारे सेम रहेगी। किसी न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो, ऐसा व्यक्ति ही क्या बन सकता है? राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। यही राज्यसभा और लोकसभा के लिए सेम कंडीशन है, सिर्फ उनकी जो एज होती है एज में अंतर मिलेगा। वहाँ पर 25 वर्ष है तो यहाँ पर 30 वर्ष है। ठीक है। इस बार देखते हैं इनका जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा का, वह कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने साल का होता है? 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। यह एक स्थायी सदन है। पहले उपनामों में हमने पढ़ा था ना, यह एक स्थायी सदन है। क्यों है स्थायी सदन है? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता। कैसे भंग नहीं होता देखते हैं। क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं उनमें से 1/3 सदस्य, यानी टोटल जितने भी सदस्य होंगे इसके 250 सदस्य होते हैं, उनके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं और उनकी जगह पर दोबारा नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो 1/3 सदस्य तो क्या हो गए? 6 साल बाद चेंज हो जाएंगे। बाकी जो बचेंगे वो अगले 6 साल तक कार्य करेंगे। तो जो जिनका कार्यकाल पूरा हुआ था उनकी जगह पर दोबारा से
नए सदस्य चुन ले जाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी साइकिल चलती रहती है और ये कभी भी समाप्त नहीं होता। जबकि लोकसभा में क्या था, सारे सदस्य एक साथ चुन करके आते थे और एक साथ ही उनका कार्यकाल पूरा हो जाता था, इसीलिए वो पहले भंग हो जाता था या समाप्त हो जाता है, एक साथ ही समाप्त होता है और एक साथ ही शुरू होता है। जबकि राज्यसभा हमारा ऐसा नहीं है, यह कंटिन्यू चलता रहता है, यह एक स्थायी सदन है जो लगातार चलता रहता है। तो इसके जो अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी जो होते हैं, यानी कि कौन कौन होते हैं इसके पदाधिकारी, एक तो इसका सभापति होता है जिसको हम अध्यक्ष कहते हैं, और एक होता है इसका उपसभापति। तो जो सभापति होता है इसका, वह होता है हमारा भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही क्या होता है, हमारे राज्यसभा का सभापति होता है। आया समझ में कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा, जिसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। जिसका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। क्यों होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तो ऑलरेडी 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर ये राज्यसभा के सभापति के रूप में तो कार्य कर रहा है, लेकिन इसका जो कार्यकाल है वो कितना है, 5 वर्ष ही रहेगा, जितना उपराष्ट्रपति का रहता है उतना ही। और जो इसका उपसभापति होता है, इसका उपसभापति होता है, वह होता है राज्यसभा सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को उपसभापति नियुक्त कर दिया जाता है। और आपको पता ही है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, इसीलिए उपसभापति का कार्यकाल भी कितना होगा, 6 वर्ष का ही होगा। क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, राज्यसभा सदस्यों में से चुन के आ रहा है, इसलिए इसका कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का है। और ये कहाँ से आ रहा है, संसद से आ रहा है, तो संसद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का था, इसलिए इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संसद के कार्य और शक्तियाँ, तो संसद का सबसे पहला कार्य होता है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में क्या होता है कि विधायी शक्तियों का मतलब है कि संसद के द्वारा राज्यों के लिए संघ सूची और राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण किया जाता है। अगर उन दोनों में वह कानून बनाने में सक्षम ना हो, संघ और राज्य दोनों ही, तो उसके लिए जो संसद होती है हमारी, वो वह कानून बनाती है। वो क्या बनाती है, कानून बनाती है। तो विधायी शक्ति में कानून बनाने का कार्य करती है। इसके बाद आता है संविधान में संशोधन की शक्ति, यानी कि अगर संविधान में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना है, कोई बदलाव करना है, तो वह किसके माध्यम से किया जा सकता है, संसद के माध्यम से किया जा सकता है। कोई भी आर्टिकल वगैरह हटाना हो या फिर कोई नया जोड़ना हो, तो ये कार्य कौन करता है, हमारे संसद करती है। इसके बाद तीसरा आता है हमारा वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों से मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल होता है, यानी कि धन से संबंधित जितने भी कानून वगैरह होते हैं उनका निर्माण करना, या फिर वित्तीय शक्ति के माध्यम से प्रत्येक वर्ष जो धन विधेयक होता है या फिर वित्तीय विधेयक होता है उसको संसद के माध्यम से लागू किया जाता है। यानी प्रतिवर्ष जो बजट बनाया जाता है वह किसके अंदर आता है, हमारा वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है प्रशासनिक शक्ति। जो प्रशासन से संबंधित कार्य होते हैं या फिर किसी की नियुक्ति वगैरह होती है, वह कार्यक्रम करवाना संसद का कार्य होता है। इस बार निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, यानी कि कब किस क्षेत्र में कहाँ पर इलेक्शन कराने या चुनाव कराने, उसका निर्णय भी कौन लेता है, हमारा संसद ही लेती है। इसके बाद आते हैं महाभियोग की शक्ति। महाभियोग की शक्ति के माध्यम से देखो, एक राष्ट्रपति हुआ, वो न्यायाधीश हुए, मुख्य न्यायाधीश वगैरह जितने भी न्यायाधीश होते हैं, तो उनको महाभियोग लगा करके पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि उनको नॉर्मली तो हटाया नहीं जाता। तो उन पर महाभियोग लगाने का जो कार्य किया जाता है वह संसद के द्वारा ही किया जाता है। इसका जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती, तो इसलिए उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जाता है, संसद के द्वारा हटाया जाता है, जिसके लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा। किसके लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, वह राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाएगा और लोकसभा के द्वारा उसको मान्यता प्रदान की जाएगी, तब जाकर के उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। इसके बाद आता है राष्ट्रपति द्वारा संकट की घोषणा करना। तो राष्ट्रपति संसद के आदेश के अनुसार या संसद से सलाह लेकर के जब राष्ट्र में कोई आपातकालीन घटनाएं घटित हो जाती हैं, तो उस संकट की घोषणा कौन करता है, हमारा राष्ट्रपति करता है, जिसकी मान्यता किसको देनी पड़ती है, संसद को देनी पड़ती है। 1 महीने के अंदर अंदर इसकी मान्यता देनी पड़ेगी कि राष्ट्रपति ने जो निर्णय लिया है वो सही लिया है, और फिर उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है 6-6 महीने के लिए। इसके बाद आते हैं लोकसभा के कार्य और शक्तियाँ। तो सबसे पहले लोकसभा का जो कार्य होता है वो होता है विधायी शक्तियाँ, यानी कि जो विधेयक पास किए जाते हैं, ये जो बिल पास किए जाते हैं वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ शक्तियाँ राज्यसभा और लोकसभा की एक समान ही होती हैं। तो विधायी शक्तियों में जो अधन विधेयक प्रस्ताव होते हैं या फिर संविधान संशोधन के जो विधेयक होते हैं उनको राज्यसभा के साथ मिलकर के पूरा करती है।
इसके बाद आता है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में कहा गया है कि अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पारित होगा। जो धन विधेयक होगा वो सबसे पहले कहाँ पारित होगा? लोकसभा में पारित होगा। ऐसा कहाँ अनुच्छेद 109 में कहा गया है। और लोकसभा में पारित होने के बाद वह राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा का यह दायित्व होता है कि उसको 14 दिन के अंदर अंदर वापस लौटा दे, यानी कि 14 दिन तक उस पर कार्रवाई कर सकती है। 14 दिन से ज़्यादा तक उसको नहीं रख सकती अपने पास कौन? राज्यसभा। जब राज्यसभा उसको 14 दिन के बाद वापस रिटर्न कर देती है तो राज्यसभा उस पर अपनी सहमति तो जता सकती है, लेकिन उस सहमति को लोकसभा माने इसके लिए यह बाध्य नहीं होती। यानी कि उसमें संशोधन करने का अधिकार लोकसभा के पास है, लेकिन राज्यसभा से सिर्फ सलाह ली जाती है और उस सलाह को भी माने या ना माने ये किसकी मर्जी होती है? लोकसभा की मर्जी होती है। ठीक है। इसके बाद आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे होता है कि जो मंत्रिमंडल होता है वह तब तक ही अपने पद पर नियुक्त रह सकता है जब तक उस पर लोकसभा का विश्वास बना रहे। यानी कि जब तक लोकसभा चाहेगी तब तक मंत्रिमंडल बना रहेगा, और जब लोकसभा चाहेगी कि मंत्रिमंडल सही से कार्य नहीं कर रहा तो उसको वह भंग कर देती है। ठीक। इसके बाद आता है संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। तो संविधान संशोधन शक्तियों में यह राज्यसभा के साथ मिलकर के संविधान में संशोधन के लिए जो प्रस्ताव पास किए जाते हैं उन पर कार्य करती है। इसके बाद आता है निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करना। यानी जो अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि जो लोकसभा है हमारी वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेती है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 54 के अनुसार। इसके बाद आती है हमारी राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ। राज्यसभा की शक्तियाँ तो मैंने कहा था राज्यसभा और लोकसभा की लगभग समान ही है। तो विधायी शक्ति, संविधान संशोधन, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका संबंधी और विविध शक्तियाँ। तो ये चार शक्तियाँ तो लोकसभा की और राज्यसभा की एक समान है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ विविध शक्ति है। इसमें क्या होता है? विविध शक्ति में आता है कि जो राज्यसभा है वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है। किसका? उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है। किसके साथ मिलकर? लोकसभा के साथ मिलकर के। इसके बाद उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रावधान इसी के द्वारा पारित किया जाता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रावधान राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाता है। और महाभियोग लगाने संबंधी जो प्रावधान है वह इसी के राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाता है। कहीं पर आपातकाल की घोषणा की जाती है या फिर आपातकाल को जो बढ़ाया जाता है, आपातकाल को बढ़ाने का जो कार्य होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के द्वारा ही किया जाता है। अब इसके बाद एक शक्ति और आती है इसकी विशेषाधिकार शक्ति। यानी कि राज्यसभा के पास कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तो विशेष अधिकारों में देखते हैं हम दो विशेष अधिकार हैं इसके बाद। यानी कि अनुच्छेद 249 के अनुसार, अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा 2/3 बहुमत से, राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके, यानी कि राज्यसभा क्या करेगी? अपने सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर सिग्नेचर करेंगे कि कोई विषय है जो राष्ट्रीय महत्व का है तो उसको घोषित करेगी। राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के बाद उस पर जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो